वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ इस एनिमेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक रिलैक्स मसल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है इसको हम जानेंगे। ये अब मसल्स रिलैक्स है और अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, यानी हम देख पा रहे हैं कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका पूरे का आकार छोटा हो रहा है और जब ये रिलैक्स हो रही है तब इसका आकार बड़ा हो रहा है। इस प्रक्रिया का किस प्रकार से होती है इसको समझने वाले हैं। इससे पूर्व वीडियो में हम मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं, मसल्स के कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम जान चुके हैं। आइए हम समझते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसको जाने उससे पहले हम इसकी जो यूनिट है मसल्स की उसको जानते हैं, जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। यहाँ हमें डायग्राम में मसल्स की स्ट्रक्चरल यूनिट दिखाई दे रही है जिसको हम सार्कोमियर कह रहे हैं। इन सार्कोमियर दो जेड डिस्क के बीच में जो संरचना है उसको हम मिलाकर सार्कोमियर कह रहे हैं। जो बीच में कुछ बैंड्स पाए जाते हैं उनको भी हम जानेंगे। इससे पूर्व वीडियो में भी हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं डिटेल से, इसमें हम संक्षिप्त में जानते हैं। इस जेड डिस्क में दो फिलामेंट पाए जाते हैं, जिसमें एक फिलामेंट है उसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट और दूसरा जो फिलामेंट होता है उसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। थिन फिलामेंट थिन होता है और इसका जो निर्माण होता है वो एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन से होता है। इन तीन प्रोटीन के मिलने से थिन फिलामेंट का निर्माण होता है। दूसरा जो फिलामेंट होता है उसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट और इस थिक फिलामेंट का जो निर्माण होता है वो मायोसिन से होता है। मायोसिन जो प्रोटीन है उससे थिक फिलामेंट का निर्माण हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ जोन्स पाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जेड डिस्क एक यहाँ पर है और दूसरी तरफ है। इन दो जेड डिस्क के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको हमने सार्कोमियर कहा है। इस सार्कोमियर में कुछ बैंड और जोन पाए जाते हैं, उसको हम समझते हैं। ये बीच में जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है। और ये जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो ये डार्क दिखाई देती है, तो कई बार इसको हम डार्क बैंड भी कह देते हैं। इस जोन को डार्क बैंड भी कह देते हैं। और यहाँ मायोसिन से लेकर दूसरी तरफ जहाँ तक एक्टिन पाई जा रही है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर लाइट कलर की दिखाई देती है, तो इसको कई बार लाइट बैंड भी कह देते हैं। अब इसमें जो हमारा मायोसिन है उसके बिल्कुल सेंटर में जो प्रोटीन पाई जा रही है उसको हम एम लाइन कहते हैं। और एम लाइन को और आगे विस्तार से देखें, यानी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाई जा रही है उसको हम कहते हैं एच जोन। और अब मायोसिन और आगे विस्तारित हो रही है और जहाँ पर एक्टिन प्रोटीन भी पाई जा रही है, यानी मायोसिन और एक्टिन जिस भाग पर ओवरलैप कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ए बैंड। और सिर्फ जिस रीजन में एक्टिन प्रोटीन पाई जा रही है उसको हम कहते हैं आई बैंड, यानी जिसमें थिन फिलामेंट जिसका निर्माण हो रहा है उसको हम आई बैंड कह रहे हैं। अब हम इस वीडियो में जो खास बात करने वाले हैं, जो ये मायोसिन और एक्टिन हैं ये आपस में कॉन्ट्रैक्शन, इनके मूवमेंट से कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें जो ये एक्टिन प्रोटीन है ये इसके ऊपर स्लाइड करती है, इधर भी ये स्लाइड करती है और एम लाइन की तरफ खींचती है। देखते हैं और इसको समझते हैं कि प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। हमने बात की दो फिलामेंट की जो आपको खास ध्यान रखने हैं, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। डायग्राम में हम देख रहे थे कि ये इस प्रकार की संरचना है, लेकिन जब इसको इंडिविजुअली हम देखें तो ये इस प्रकार की संरचना है, यानी इसमें हमें दिखाई देता है
मायोसिन हेड भाग, और इस हेड भाग पर एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, यानी ये एक्टिन के साथ में बाइंड कर सके ऐसी साइट पाई जाती है, जगह पाई जाती है। इसके अलावा इस पे ऊपर एटीपी बाइंड हो सके उसके लिए भी मायोसिन के हेड रीजन पर एक साइट पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एटीपी खर्च होती है, तो एटीपी बाइंड होने के लिए कोई जगह चाहिए और वो जगह मायोसिन पर पाई जा रही है। और इसका जो दूसरा भाग होता है वो टेल पार्ट कहलाता है। अब इसमें जब हम इसको प्रोटीन से काटें, एंजाइम से काटें, तो इसके दो भाग बनते हैं, जिसको ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं लाइट मीरो मायोसिन, और ऊपर वाला हेड पार्ट इसको कहते हैं हैवी मीरो मायोसिन, यानी इसको शॉर्ट में HMM भी कह देते हैं और इसको LMM कहते हैं, लाइट मीरोमाइसिन एंड हैवी मीरोमाइसिन। दूसरा जो फिलामेंट होता है उसको थिन फिलामेंट कहते हैं, पतला फिलामेंट है, और ये एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन से मिलकर बना हुआ होता है। वास्तव में ट्रोपोनिन में 3 साइट पाई जाती है, यानी 3 सब यूनिट पाई जाती है। ट्रोपोनिन C जिस रीजन पर कैल्शियम बाइंड करता है, ट्रोपोनिन T जिस पर ट्रोपोमायोसिन बाइंड होता है, और TPI जो कि इनहिबिटरी की तरह काम करता है। समझते हैं, डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है। ये जो ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है एक्टिन, और जो फिलामेंटस जो आपको रस्सी के नुमा दिखाई दे रही है ये ट्रोपोमायोसिन है, और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जा रही है। इसमें 3 सब यूनिट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए कई प्रकार की थ्योरी दी गई है, लेकिन सर्वमान्य जो थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। दूसरी जो थ्योरी दी गई थी इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक थ्योरी, और तीसरी जो थ्योरी दी गई है रेटचेट थ्योरी, जिसको हम वॉकिंग अलोंग थ्योरी भी कहते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक थ्योरी को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मायोसिन फाइबर आर नेगेटिव चार्ज। इसमें यह बताया गया है कि जो मायोसिन फाइबर होते हैं, यानी मायोसिन जो प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि एक्टिन फाइबर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी एक्टिन प्रोटीन जो होता है उसके पास दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी वो न्यूट्रल होते हैं एक्चुअली। व्हेन कैल्शियम रिलीज ऑन एक्टिन, जब कैल्शियम एक्टिन पर आता है, एंड मायोसिन फाइबर्स, तो क्या होता है एक्टिन पार्शली पॉजिटिव, जैसे ही एक्टिन पर कैल्शियम आयन आता है तो ये पार्शली यानी आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज इस पे हो जाता है, एंड मायोसिन पार्शली नेगेटिव चार्ज, और मायोसिन कुछ पार्शली आंशिक रूप से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज की वजह से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इस तरह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इस थ्योरी को मान्यता नहीं दी गई है। हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को प्रपोज किया था हेंसन एंड हेक्सले द्वारा 1955 में। इसमें ये इन्होंने ये बताया कि एक्टिन, जिसको हम थिन फिलामेंट कह रहे हैं, हालांकि इसमें दूसरी प्रोटीन भी पाई जाती है जिसको हम जान चुके हैं, लेकिन वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम करते हैं, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्शन तो करवाते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं कहा गया है, उनमें रेगुलेशन का काम कराते हैं, नियमन का काम करवाते हैं। थिन फिलामेंट का निर्माण हम जान चुके हैं कि 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, मायोसिन एक्टिन मायोसिन के ऊपर, मायोसिन खुद मूव नहीं करता है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट मूव करते हैं, यानी स्लाइड करते हैं, उसके ऊपर गति करते हैं। थिक फिलामेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो थिन फिलामेंट होते हैं वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर गमन करते हैं। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
मसल्स में संकुचन और रिलैक्स होने के दौरान द लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट वर द सेम। जब भी ये प्रक्रिया होती है तो जो थिक और थिन फिलामेंट की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन किस में होता है वो हम एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ एनिमेशन में हमें दिखाई दे रहा है 2 जेड लाइन, ये 2 जेड लाइन है। इसमें बीच में ये जो भाग है ये आप में इसमें कॉन्ट्रैक्शन देख पा रहे होंगे। इस जेड लाइन से जो ये प्रोटीन जुड़ी रहती है ये है थिन फिलामेंट और बीच में जो है वो थिक फिलामेंट है। देख रहे हैं जो इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इनमें स्लाइडिंग हो रही है, यानी जेड डिस्क की आगे इस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी एम लाइन की तरफ, जो हमने बताया था ना सेंटर में कि एम लाइन है, एम लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। वापस इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए आप, ये जेड लाइन, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और जेड लाइन पास में आ चुकी है। यानी वास्तव में ये हमारा मायोसिन था और ये एक्टिन है। आगे हम बात करते हैं इसी को हम समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। मायोसिन पुलिंग द थिन फिलामेंट्स टुवर्ड द एम लाइन इन सार्कोमियर। एक सार्कोमियर की यूनिट में, जैसे कि डायग्राम में भी हम समझ सकते हैं, सार्कोमियर की जो यूनिट है जिस दो जेड डिस्क के बीच में, जैसे कि यहाँ डायग्राम में है, ये जेड डिस्क है और ये जेड डिस्क है, जिसमें क्या हुआ, ये जो एक्टिन फिलामेंट है और ये बीच में जो है ये मायोसिन है। मायोसिन पुल द, मायोसिन के जो हेड हैं इस तरह से घूमे हुए, ये इस एक्टिन को इस तरफ मूव करवाते हैं और इस तरफ के जो हेड अंदर की तरफ मूव कराते हैं, यानी एम लाइन की तरफ मूव करवाते हैं, गति करवाते हैं। थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड्स, जो थिन फिलामेंट है इसके ऊपर गति करते हैं। द जेड डिस्क कम क्लोजर, जैसे ही ये गति करते हैं तो जेड डिस्क एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। एंड सार्कोमियर शॉर्टन्स, और सार्कोमियर की जो ये लंबाई है ये पहले इतनी रहती है, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये, जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसमें पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो आप इसमें देखेंगे, आप इनका अगर देखें तो इस तरह से इसकी प्रीवियस कंडीशन ये थी और इसकी ये प्रीवियस कंडीशन, तो इसमें इतना कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, इतना, ये जो भाग है इतना कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। और नीचे में जब आप इसमें मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें एच जोन ख़त्म हो जाता है। हाउएवर द लेंथ ऑफ इंडिविजुअल थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट चेंज, ये जो फिलामेंट हैं दोनों, इनकी लेंथ में, इनकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर कोज शॉर्टनिंग ऑफ वूल मसल्स, सार्कोमियर का में अगर लंबाई में कम हो रही है, इसका मतलब जो पूरा मसल्स फाइबर है उसकी लंबाई में भी कमी होगी, और विच टर्न इनटू लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ एंटायर मसल, और वो पूरी जो हमारी पूरी मसल्स हैं उसकी लंबाई को कम कर देती है। यानी सार्कोमियर में अगर लंबाई कम हो रही है, इसका मतलब मसल्स फाइबर में कमी हो रही है, यानी मसल सेल में कमी हो रही है, और मसल सेल मतलब जो मसल्स पूरी है उसमें उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, उसकी कमी हो रही, शॉर्टनिंग हो रही है, और जब वो रिलैक्स हो जाएगी तब उसमें वापस लेंथ उसकी वैसे की वैसे हो जाएगी। यानी ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, वास्तव में तो ये प्रक्रिया ऐसे ही नहीं होती है, इसके लिए कुछ सिग्नल चाहिए होते हैं। यानी वो सिग्नल कैसे होते हैं उसको भी हम समझते हैं, प्रक्रिया को हम डिटेल से जानते हैं। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, यानी मसल से जो सूचनाएं लेकर आकर अंगों तक सप्लाई करते हैं, उनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जो अंगों से वापस ब्रेन तक ले जाते हैं उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स कहते हैं। यहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने का काम मोटर न्यूरॉन्स करते हैं, यानी हम जब सोचते हैं तब मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, यानी मोटर न्यूरॉन्स उसमें कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे। अब इसको डायग्राम से हम समझते हैं। यहाँ पर हर मसल्स के पास में हमने देखा था कि ब्लड सप्लाई था, उसमें न्यूरॉन्स की भी सप्लाई रहती है। तो जो मसल्स फाइबर है, मतलब प्रत्येक जो सेल है, मसल्स की जो सेल है, वहाँ तक न्यूरॉन का जो टीलोडेंड्रॉन पार्ट है, यानी हम ये न्यूरॉन है,
इसका जो अंतिम जो भाग होता है उनको हम टीलोडेंड्रोन कहते हैं, लास्ट का जो पार्ट होता है। अब ये वास्तव में इस प्रकार की संरचना है और यहाँ ये जो पार्ट दिखाया गया है वेव लाइक, ये वास्तव में इस तरफ जो पार्ट है ये मसल्स की सेल है, ये मसल्स की कोशिका है और ये न्यूरॉन है। क्या हो रहा है? एन एक्शन पोटेंशियल अराइवल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स यानी एक नर्व कोशिका और एक मसल्स कोशिका के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, क्योंकि एक तरफ वहाँ पर नर्व सेल है और दूसरी तरफ मसल सेल है, इनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर जो न्यूरॉन है उसके से सूचना होते हुए जो सेल है यानी जो मसल सेल है उस पर आती है कोई सूचना, और वो कैसे आती है? वहाँ पर एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सिक्रीट होता है यानी वो रिलीज होता है, बाइंड टू रिसेप्टर, और वो जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये जो मसल्स है उसकी सेल है, उसकी मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी कोई इसको पहचानने वाले, जो एसिटाइलकोलिन है उसको पहचानने वाले होते हैं, एंड ओपन सोडियम आयन चैनल्स, जिससे सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, और इस सोडियम आयन चैनल ओपन होने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब ये है कि जब सेल में, हम नॉर्मली जानते हैं कि सेल नेगेटिवली चार्ज होती है, उसके अंदर लगभग 60 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक होता है, और वो जब उसमें सोडियम जाता है तो वो डीपोलराइज होती है और उसमें सिग्नलिंग होती है। अब इससे क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल हम ये टी ट्यूब्यूल से होते हुए आगे बढ़ता है, और टी ट्यूब्यूल से आगे बढ़ता हुआ ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR है, जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, मसल्स में अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SR कहते हैं, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये सिग्नल जाता है और SR ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इससे कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं। लेकिन कैल्शियम कहाँ से आए? कैल्शियम साइटोप्लाज्म में पड़े हुए थे, और ये जो ऊर्जा खर्च करते हुए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाते हैं, यानी SR के अंदर चले जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाते हैं। SR को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम जो कैल्शियम का स्टोर जगह भी कहते हैं, यानी वहाँ पर कैल्शियम का स्टोरेज होता है। अगर हम कंपेयर करें तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का जो मात्रा होती है वो कम होती है, और जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है SR जो है उसमें ज़्यादा कैल्शियम होते हैं। अब जो कैल्शियम है, जैसे ही इसके पास सूचना पहुंचती है ये कैल्शियम रिलीज़ करते हैं, और ये चूँकि हम जानते हैं कि मसल्स की जो सेल होती है उसमें SR जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत अधिक रूप से विकसित होती है, डेवलप होती है, और वो सार्कोमियर तक जाती है। तो वहाँ के आसपास जो हमारी सार्कोमियर है वहाँ पर इसने कैल्शियम छोड़ दिया है, और कैल्शियम छोड़ने के बाद में जो हमारा ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन में हमने पढ़ा था कि ट्रोपोनिन के पास में एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट पाई जाती है, और वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट पर कैल्शियम जाकर जुड़ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इसको हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया आगे किस प्रकार से होती है। यानी अब हम जो ये भाग है इसको हम देखते हैं, मोटर एंड प्लेट क्या होता है। कई बार पूछ लेते हैं मोटर एंड प्लेट क्या है। द पार्ट ऑफ सार्कोलीमा दैट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सोन। ये जो सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा क्या है? जो हमारी मसल सेल है उसकी मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं, और जो ये सार्कोलीमा है इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है, क्या नाम दिया है? मोटर एंड प्लेट नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ क्या है? न्यूरॉन है। इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम देते हैं। न्यूरॉन्स प्लस मस्कुलर हम बात कर चुके हैं। ये एक मसल्स है, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स का आकार छोटा हो जाता है। ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसको हम समझते हैं। ये देखो, इस प्रकार से सिग्नल आता है। ये हमारा न्यूरॉन है, इसने सिग्नल भेजा और ये सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रिलीज़ हुए। ये सार्कोलीमा है,
ये मोटर एंड प्लेट भाग हो गया। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हुए कहाँ तक जाता है, जो हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी इस पार्ट को हम जूम करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये मोटर एंड प्लेट पार्ट है, ये वाला भाग ये न्यूरॉन टिलोडेंड्रोन का न्यूरॉन्स वाला पार्ट है। इससे न्यूरोट्रांसमीटर देखो ये रिलीज हो रहे हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने से जो ये मोटर एंड प्लेट है इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर को जब भी एसिटाइलकोलिन आता है तो ये पहचानते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम अंदर जाते हैं, डीपोलराइजेशन होता है, और ये डीपोलराइजेशन होते हुए ये मैसेज आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम रिलीज़ करती है। यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ, और कहाँ से, सिनेप्टिक वेसिकल से, जो लास्ट वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का वहाँ से सिनेप्टिक क्लिप्ट में आया। ये दोनों के बीच के स्थान को हम सिनेप्टिक क्लिप्ट कहते हैं, यानी एक स्पेस होता है। जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो अंदर आ रहा है, यानी एसिटाइलकोलिन बाइंड टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ये एक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। इसके बाद में यहाँ से एसिटाइलकोलिन भी अंदर आता है, सोडियम भी अंदर आता है। उसके बाद में क्या हुआ, मसल्स एक्शन पोटेंशियल इज़ प्रोड्यूस, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और मोटर एंड प्लेट पर जो एसिटाइलकोलिन है वो उसका तो ब्रेक डाउन हो जाता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जाकर एसआर से कैल्शियम रिलीज़ करवाता है, और कैल्शियम रिलीज़ होकर जो हमारा सार्कोमियर है उसकी जो ट्रोपोनिन में जो सब यूनिट कैल्शियम बाइंडिंग के लिए जगह पाई जा रही है वहाँ पर जाकर बाइंड करता है। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया हो रही है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम आयन को वो रिलीज़ करता है इनटू साइटोसोल। जो साइटोसोल है उसमें कैल्शियम आयन रिलीज़ करता है। इसके बाद में कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पर बाइंड करता है, क्योंकि इस ट्रोपोनिन के पास में बाइंडिंग साइट पाई जाती है। जिस बाइंडिंग होने से क्या होता है, ट्रोपोनिन देन मूव्स ट्रोपोमाइसिन अवे फ्रॉम मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। जब हम इसकी स्ट्रक्चर में हम जान चुके हैं कि जैसे ये जो हमारी ट्रोपोमाइसिन थी इसके पास में पाया जा रहा था हमारा एक्टिन, और इस एक्टिन के पास में जो ये रोप थी, ये एक्चुअली जो हमारा एक्टिन था उसके पास में मायोसिन जुड़ सकता था, लेकिन जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है वो इन हिस्सों को छुपा के रखता है। लेकिन जो ट्रोपोनिन है वो बीच बीच में पाई जाती है, और वो ट्रोपोनिन जुड़ी हुई रहती है ट्रोपोमायोसिन से, और जैसे ही इस पर कैल्शियम आकर जुड़ता है ये इस ट्रोपोमायोसिन को जो एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट थे मायोसिन जिस पर आकर बाइंड कर सकती थी उसको एक्सपोज कर देते हैं, यानी वो सिरे खुल जाते हैं, और यानी इस पर आकर बाद में क्या होगा, मायोसिन जुड़ेंगे। वंस द बाइंडिंग साइट आर फ्री, जैसे ही बाइंडिंग साइट फ्री हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी हमारा पहला काम क्या है कॉन्ट्रैक्शन के लिए कि हमें कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम कहाँ से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। सबसे पहले इस प्रक्रिया को हम 4 स्टेप्स में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया होती है 4 प्रक्रिया से होती है। इसमें एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी एटीपी खर्च होती है। उसके बाद में अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस, जिसमें एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं, यानी वो आपस में जो जुड़ रहे हैं उसको हम क्रॉस ब्रिज कह रहे हैं। उसके बाद में पावर स्ट्रोक होगा, यानी जो एक्टिन है उसको एम लाइन की तरफ धकेला जाता है, और इसके बाद में डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। इसके बाद में जो जुड़ चुके थे एक्टिन और मायोसिन उनका आपस में अलग हो जाते हैं। प्रक्रिया कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इससे याद रखेंगे। सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है, हमारा कैल्शियम आता है, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज एटीपी। मायोसिन हेड के पास में, मायोसिन क्या है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है, और ये मायोसिन का जो हेड पार्ट है। इस हेड पार्ट के पास में क्या क्या है, इस हेड पार्ट के पास में 2 चीज़ें हैं। इस हेड पार्ट के पास में
एक तो ATPase बाइंडिंग साइट पाई जाती है, यानी ATP यहाँ पर बाइंड हो सकती है, और ATPase एंजाइम ही पाई जाता है इसके पास में, यानी ये ATP को डिग्रेड कर सकता है। यानी मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज ATP को हाइड्रोलाइज करता है, यानी इसको तोड़ देता है, एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज, और तोड़ने के बाद में ये इसका जो ओरिएंटेशन है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। शुरू में ये ऊपर की तरफ नहीं रहता है, लेकिन ये इसका बदलाव मतलब ये ऊपर जाकर जुड़ेगा एंड एनर्जाइज, और ये ऊर्जावान हो जाता है। यानी यहाँ पर ATP थी, ATP उसका हाइड्रोलाइज होके वो किस में कन्वर्ट हो गई, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट इससे अलग हो जाता है। ATP की फुल फॉर्म हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये टूट कर हाइड्रोलाइज होकर ADP और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो है हमारा थिक फिलामेंट, और ऊपर की जो है वो हमारा थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। अब हम इसमें क्या होगा, ये फॉस्फेट दूसरी प्रक्रिया में फॉस्फेट इससे निकल जाता है। यानी क्या हुआ, अब हुआ मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन। ये हाइड्रोलाइसिस तो हो गया, लेकिन ये ADP और फॉस्फेट इस हेड पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है, या हम यूँ कहें जैसे ही फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाता है, हट जाता है, ये जो हेड पार्ट है यानी मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ में बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज बना देता है, यानी दोनों जुड़ जाते हैं। ये अब जुड़ चुका है। ये पहले क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि कैल्शियम नहीं था। और ये जो आप इस येलो पार्ट में एक होलो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये बाइंडिंग साइट है जहाँ पर ये जो मायोसिन के हेड हैं यहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो रोप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ट्रोपोमायोसिन जो कह रहे हैं, ये इस जो हिस्से होते हैं इनके बाइंडिंग साइट के, इसको ढक के रखते हैं। लेकिन कैल्शियम के जैसे ही जुड़ता है तब ये हट जाते हैं और ये सिरे एक्सपोज हो जाते हैं, और इसके बाद में ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब क्या हुआ, एक्टिन और जो मायोसिन है ये दूसरे से क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। इसके साथ में अभी भी ADP जुड़ा हुआ है, क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब इसमें क्या होगा, मायोसिन क्रॉस ब्रिज रोटेट, क्रॉस ब्रिज अब घूमेगा। कहाँ पर, किस तरफ घूमेगा, टुवार्ड्स सेंटर, और वो सेंटर की तरफ इस तरह मूव करेगा। ऑफ द सार्कोमियर, सार्कोमियर में सेंटर की तरफ, इसका मतलब क्या है, यहाँ की तरफ, इस तरफ हम इमेजिन करें तो यहाँ पर M लाइन होगी, सेंटर की जो लाइन होगी, यानी ये इस तरफ मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। यानी पावर स्ट्रोक में क्या हो रहा है, जो मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है वो मायोसिन को सेंटर की तरफ यानी M लाइन की तरफ लेके जाएगा, और इस प्रक्रिया कब होगी, जब ADP यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर ADP रिलीज हो चुका है। इसको आगे की तरफ आप पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन ये यहाँ पर आ चुका है। अब अभी भी ये जो एक्टिन है ये इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। कौन, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अब इनके पास में जो बॉन्ड होता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो लूजली जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये क्या होगा, अब जब ATP आएगा, जैसे ही ATP आएगा, एज मायोसिन हेड बाइंड ATP, मायोसिन हेड के पास में जैसे ही ATP बाइंड होगा, द क्रॉस ब्रिजेस डिटैच फ्रॉम एक्टिन। ATP जैसे ही मायोसिन के हेड पार्ट पर आकर जुड़ेगा, ये जो एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ था उससे हट जाता है। कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पर ATP जब जुड़ रहा है तब ये एक्टिन से अलग हो रहा है, क्योंकि वास्तव में जब ये मायोसिन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तब इसमें ATP का हाइड्रोलाइज होता है, और जो हाइड्रोलाइज होने के बाद में जो एनर्जी है ये जुड़ने में और इसको पावर स्ट्रोक में उस समय मदद करती है। अब एक एक को हम वापस समझ लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में पहली बात हो रही है कि ATP का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। द मायोसिन हेड इंक्लूड एन ATP बाइंडिंग साइट, मायोसिन हेड के पास में ATP बाइंडिंग साइट पाई जाती है, और एन ATPase और एक ATPase एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम हाइड्रोलाइज द ATP2 इंटू ADP एंड फॉस्फेट ग्रुप,
और ये फॉस्फेट ग्रुप और एटीपी को तोड़कर एडीपी और फॉस्फेट में बदल देता है। यानी यहाँ पर एटीपी और ये इसको कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड जो प्रक्रिया है उसको अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। इसमें मायोसिन और एक्टिन आपस में क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। किस प्रकार से? साइट ऑन एक्टिन एंड रिलीज द प्रीवियसली हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट ग्रुप। ये एक साइट ऑफ ऑन एक्टिन, ये एक्टिन के साथ में बाइंड हो जाते हैं, एंड रिलीज, जो कब बाइंड होंगे? ये जब फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा तब जाकर। व्हेन द मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब ये एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तब हम इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। नेक्स्ट है इसी में ही पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होगा? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो चुका है, पावर स्ट्रोक तब होगा। क्रॉस ब्रिज होने के बाद में पावर स्ट्रोक होगा। ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक द साइट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस वेयर एडीपी इज स्टिल बाउंड ओपन, वहाँ पर अभी भी एडीपी जुड़ी हुई रहती है। एज ए रिजल्ट क्रॉस ब्रिजेस रोटेट, इसकी वजह से क्या होगा? क्रॉस ब्रिज रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद में ये सेंटर की तरफ मूव करते हैं, यानी ये इस तरफ मूव करते हैं, और इस तरफ मूव करने से जो हमारा एडीपी है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और स्लाइड द थिन फिलामेंट पास ऑन द थिक फिलामेंट टुवर्ड द एमलाइन, और ये इस तरफ मूव करता है। उसके बाद में डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, और उसके बाद में मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होंगे? क्योंकि यहाँ पर लूजली जब जुड़े हुए रहते हैं तो एटीपी आकर जैसे ही इसके हेड पार्ट पर जुड़ती है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया एनिमेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसको एनिमेशन को देखेंगे। इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर के जो पार्ट हैं इसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, और जो बीच में जो है इसको थिन फिलामेंट कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा? हमारा सबसे पहले कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन पर बाइंड होगा, और ट्रोपोनिन पर जैसे ही बाइंड होता है इसकी दिशा में देखो आप देख पा रहे होंगे चेंज हो रहा है, और जैसे ही ये साइट ओपन होती है मायोसिन के साथ जुड़ जाता है और एटीपी भी इसमें खर्च होती है। दूसरे डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ये आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे कि इस एनिमेशन में क्या हो रहा है। एनिमेशन को देखेंगे तो सबसे पहले इस एनिमेशन में अब ये कैल्शियम मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम आकर जुड़ रहे हैं, जिससे क्या हो गया? इसमें रोटेशन हो गया, एक्टिन के साइट एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज होने से ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई और मायोसिन आकर इनके ऊपर जुड़ जाता है, और इसमें अब स्ट्रोक होगा पावर स्ट्रोक, और ये एम लाइन की तरफ मूव करते हैं। इस डायग्राम के थर्ड एनिमेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। जैसे ही ये पावर स्ट्रोक होगा, कैसे होगा? इस तरफ से पावर स्ट्रोक हो गया, एटीपी भी इसमें खर्च हो रही है। देख रहे हैं एटीपी खर्च हो, अब एटीपी जुड़ी है तो रिलीज़ हो जाते हैं, और जैसे इसका डिग्रेडेशन होता है तो ये अपनी प्रक्रिया करते हैं। इस एनिमेशन के थ्रू आप देख पा रहे होंगे ये मायोसिन का हेड पार्ट है। ये मायोसिन का हेड पार्ट एक्चुअली इसके ऊपर चल नहीं रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट को इस तरफ मूव करवा रहा है, खींच रहा है इस तरफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, समराइज के रूप में हम इसको समझते हैं। सिग्नल आया, सिग्नल के बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में कैल्शियम आयन रिलीज़ हुए। इसके बाद में कैल्शियम आयन जो रिलीज़ होकर जो हमारा जो ये सार्कोमियर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होगा? जब हमारा जो थिन फिलामेंट है उस पर ट्रोपोनिन है उसमें कैल्शियम आकर बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है जब ये कैल्शियम कंटिन्यू आता रहता है, लेकिन ये रुकता कब है इसको भी हम समझते हैं। जैसे जैसे कैल्शियम आता है तब तब कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है, लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आना बंद हो जाएगा उसके बाद में जो हमारी एसआर है उससे कैल्शियम रिलीज़ होना निकलना बंद हो जाएंगे, और जो साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम पड़े हुए थे उनको जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है वो एटीपी खर्च करते हुए अंदर वापस स्टोर कर लेती है, क्योंकि इसके ऊपर वोल्टेज गेटेड चैनल पाए जाते हैं। यानी ये प्रक्रिया रुकती क्यों है? क्योंकि यहाँ से नर्व इम्पल्स आना बंद हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होंगे,
एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होंगे तो जो SR है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कैल्शियम छोड़ना बंद कर देंगे और जो साइटोप्लाज्म में जो भी कैल्शियम था उसको भी ये अंदर की तरफ लेना शुरू कर देते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये थी कॉन्ट्रैक्शन की बात। ऑल ओवर हमने ये जाना आज इस वीडियो में कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।